नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व पांडे आपका इस क्लास में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग पहले भी जान चुके हैं कि हम लोग पॉलिटी में आधे से ज़्यादा सिलेबस खत्म कर चुके हैं। और जस्ट अ मिनट, तो हाँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, कोई बात नहीं। तो हमने बताया कि हम लोगों ने सिलेबस जो है इसमें काफ़ी ख़त्म कर दिया है। और ख़त्म क्या किया है कि आप लोगों को द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने समझा दिया है और आप लोगों को बता भी दिया है। आज हम बेसिकली करेंगे क्या, कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम लोग देखेंगे। तो फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जैसा कि हम शुरू से आप लोगों को बताते आए हैं कि कैसे कैसे रेगुलेटिंग एक्ट 73 से लेकर के इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 तक के सारे जितने थे, इसमें कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस चेंज किया गया है स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें इम्पोर्टेंट आता है, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका था। हमने पहले भी आप लोगों को बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द मेन एंड मेजर इम्पोर्टेंट बॉडी in the which had played a major role in making of the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में अब हम ये थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा कि ये थी क्या। जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में आप लोगों को बता दिया था, इट वाज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। क्या थी? इट वाज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी which was elected by the people to frame the constitution of India for Indians। ये इतना ओवरऑल एक था। तो अब इसमें आगे की चीजें हम क्या देखेंगे, आगे की चीजें हैं द फ्रेमिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी शॉर्ट में हम लिख दे रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या थी, अ बॉडी और रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज को कह सकते हैं, and which was elected by the people of India to frame the Constitution of India for Indians। ठीक है, ये ओवरऑल इसका था। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि इसकी डिमांड सबसे पहले आई कहां से। तो डिमांड और सप्लाई वाला चीज तो चलता रहेगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमने एक एक्ट पढ़ा था आप लोगों का, इसमें कि द डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आया कहां से। तो हमने देखा था जब हम आपको पढ़ा रहे थे 1919 का एक्ट, 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1919 एक्ट में क्या था। ये इस एक्ट जो था इसने डिमांड की थी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए तरह तरह तरीकों से। दैट मीन्स द फर्स्ट थिंग वाज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 डिमांड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। ठीक है, यानी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज के वेरियस रिफॉर्म के फॉर्म में इसको किया था। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पहले भी हम बता चुके हैं, आप लोग बस वैसे समझते जाइए मेजर और इम्पोर्टेंट चीजें। ये सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की एक रिफॉर्म की बात की गई 1919 में, ये चीज हम आपको पहले भी बता चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब ये रिफॉर्म की बात इन्होंने की तो रिफॉर्म के तुरंत बाद इन्होंने साइमन कमीशन भेजा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन का क्या काम था, साइमन कमीशन वाज सेंट टू इंडिया इन 1927। अब इस 1927 में इसका क्या था पर्पस, इसका पर्पस ही यही था कि जितने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इंडिया में हो सकते हैं इंडियंस के लिए, आप जाइए और उनकी स्टडी कीजिए। दैट मीन्स
साइमन कमीशन आया। उसके बाद उसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, जिसका विरोध भी किया गया, इंडियंस उसमें एक भी नहीं थे, देयर वाज नो इंडियंस इन साइमन कमीशन। सबसे मेजर प्रॉब्लम उसमें यही थी। दूसरा, इसके बाद क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म के में चलते हुए दूसरा ये हुआ कि फिर नेहरू रिपोर्ट आई। नेहरू रिपोर्ट का मतलब क्या, अरे नेहरू कौन थे, उस समय दो ही नेहरू थे, एक जवाहरलाल नेहरू और उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू, और यही दो इम्पोर्टेंट थे। और उस समय, उससे पहले मोतीलाल नेहरू इसमें पॉलिटिक्स में ज्यादातर इन्वॉल्व होते थे। तो ठीक साइमन कमीशन के एक साल बाद यानी 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट लाई गई। उस नेहरू रिपोर्ट का मतलब क्या था, इट वाज अ मेमोरेंडम टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया बाय द इंडियंस। तो ये उस रिपोर्ट में लिखा गया। उसके बाद इसके चेयरमैन कौन थे, सीधी सी बात, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। ठीक अब इसी नेहरू रिपोर्ट के जस्ट बाद क्या होता है कि एक व्हाइट पेपर बिल आता है, जिसमें व्हाइट पेपर किस पे आता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे ही आता है, जो कि रिफॉर्म करने के लिए इंडिया में ये थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है उसके ये बाद आता है। तो इसमें मतलब इस सारी तरह से देखेंगे तो एक क्रम से ऊपर से रिफॉर्म ही होते आ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म ही। हम आपको ये सब चीजें पहले भी बता चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में सब कुछ ये डिस्कस किया जा चुका है। ये क्लासेस सब आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पे। हाँ, अगर यूट्यूब पे नहीं मिलती है तो दीज क्लासेस वर पेड क्लासेस, ये क्लासेस जो चल रही है ये पेड है। तो अगर आप लोग एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे इसके। तो आगे बढ़ते हैं हम, कि क्या बताए थे हम, भूल गए। हाँ, व्हाइट पेपर के बारे में बताए थे कि ये आफ्टर हुआ था थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। इसके बाद सबसे बड़ा जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जिसमें कि किया गया, ये जो हमने बताया था कि व्हाइट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का नहीं बनाया गया था। दैट इज द मेजर पॉइंट, देयर वाज नो प्रोविजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन दिस व्हाइट पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। सिर्फ बात हुई थी, लेकिन ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए कोई वो नहीं थी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट था। उसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक थी। अब ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी का काम क्या था, भाई वर्किंग कमेटी है तो ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए काफी समय से लगी हुई थी बनाने में। तो जा करके इन्होंने 1934 में, दैट मींस in 1934 the demand for the constituent assembly was accepted, put forward by M.N. Rao. He was a communist nationalist थिंकर, एक महान पुरुष M.N. रॉय। और अब ये इतनी मेजर चीजें आप लोगों को पता चली कि क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया जो था, इट वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय M.N. रॉय। अब इस आइडिया को आगे कैसे बढ़ाया गया, ये सबसे बड़ी चीज थी, क्योंकि आइडिया ही ले आना बहुत बड़ी चीज नहीं होती। इसको आगे कैसे बढ़ाया गया, इसको आगे कई फेजेस में बढ़ाया इन्होंने धीरे धीरे। देखिए, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं 1919 से लेकर के अभी तक जितना हुआ सब क्रम से ही चला आ रहा है। तो 1900 हम लिख गए हैं, 1934 में ये सबसे पहले ये आइडिया फॉरवर्ड किया गया M.N. रॉय के द्वारा, जो कि एक कम्युनिस्ट मूवमेंट जो कि इंडिया में चल रहा था उस समय, उसके ये लीडर थे। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर 1935 का एक्ट आया। अब 1935 के एक्ट में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन एक डिमांड फिर से रखी कि भाई
इंडिया कब से हम लोग कह रहे हैं कि देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, और जो कि इंडियंस के द्वारा ही फ्रेम किया जाना चाहिए, कोई बाहरी उसे आकर के ना बनाए। तो इस डिमांड के लिए इन्होंने कभी 1935 के एक्ट में आया, तो रखा कब, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस डिमांड को रखा इन्होंने लखनऊ सेशन हुआ था इनका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो कि इस लखनऊ सेशन में ये हुआ था 1936 में। इन्होंने ये डिमांड रखी फिर से कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। तो अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इन्होंने क्या किया, सबसे बड़ा काम इन्होंने यही किया कि ये कीबोर्ड इसको संभालो। हाँ, तो इन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया कि डिमांड तो रखी, लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक भैया, उस समय सबसे बड़ी फजीयत क्या, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने वाला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्होंने ऐसा कहा कि भाई अभी कुछ हमारी रिलेशन जो है वो ठीक नहीं चल रहा है यूरोप में स्थिति, तो अभी कुछ दिन इंतजार कीजिए, हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आपकी डिमांड को इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन यू हैव टू वेट फॉर अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। तो तब तक यहाँ मानने वाले थे, कभी मानेंगे। 1 अगस्त ऑफर ले आए 1940 में। अब इस अगस्त ऑफर में किया क्या इन्होंने, इस अगस्त ऑफर में इन्होंने सबसे जो ये अगस्त ऑफर ले आए, इसमें ये जो डिमांड थी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने वाली, इसको कई प्रिंसिपल में एक्सेप्ट किया। ठीक है, हम इस डिमांड को, भाई उसी समय वर्ल्ड वॉर चल चुकी थी, और तो कहा कि अगर इंडियन को अभी शांत करने का यही तरीका है कि इनकी डिमांड्स एक्सेप्ट कर लो, लेकिन अभी पूरी तरह एक्सेप्ट मत करो, कई प्रिंसिपल्स में एक्सेप्ट करो। तो इन्होंने किया, जैसा कि हमने आपको पहले भी इसको बताया है, और जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब इसको हिस्ट्री में पढ़ोगे कि वर्ल्ड वॉर के सिचुएशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स और इंडियन जो थे, इनका रोल क्या था, कैसे क्या क्या हुआ, कई चीजें हैं। गांधी जी को भी इसमें ब्लेम किया गया कि भाई गांधी जी घर घर जा करके ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे हैं, सेना में भर्ती होने के लिए कह रहे हैं, कई चीजें हैं इस तरह, कई क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री में, उठेंगे। तो आप लोग अभी पहले देखिए इसको, हमें पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से देखना है कि पॉलिटी में इसमें क्या क्या चीजें समझाएगा। तो कहाँ तक हम बताए थे, अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर में इस डिमांड को उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में एक्सेप्ट करने के लिए कह दिया। अब इसके बाद मेजर क्या हुआ, भाई 1945 हुआ, लेकिन इंडियन मानने वाले कहा थे यहाँ आंदोलन पे आंदोलन, इस पे जेल भरो से लेके सब कुछ चल रहा था। और तब 1942 में एक क्रिप्स मिशन आया, ये हमने आपको बताया था कि अब क्रिप्स मिशन ने क्या रखा। क्रिप्स मिशन का प्रपोजल क्या था कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है, और उसमें सबको बराबर का हक रहेगा, आप भी आइए बनाइए, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। लेकिन इस प्रपोजल को मुस्लिम लीग ने रिजेक्ट कर दिया। भाई मुस्लिम लीग का तो पहले ही था कि हम एक अलग, अपने लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं और इंडिया के लिए अलग चाहते हैं, दैट मींस एक पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, उन्होंने डिमांड यहीं से चालू हो गई जिन्ना दी, इसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं। तो फिर हुआ क्या, फिर कैबिनेट प्लान आया। जब भाई ये प्लान रिजेक्ट कर दिए तो कैबिनेट प्लान आया 46 में। तब तक यही चलता रहा कि हमें ये मिलना चाहिए, हमें वो मिलना चाहिए। उधर जिन्ना जी अड़ गए, भाई हमें पाकिस्तान वाला, अभी उनके दिमाग में आया नहीं था, क्योंकि वो अपना एक मुस्लिम को लेकर के अलग कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, एक हमारे लिए लैंड अलग से एक्सेप्ट कर दिया जाए, हिंदुओं के लिए अलग से कर दिया जाए। तो
सब चीज अलग अलग डिमांड, सिख कम्युनिटी अपने लिए अलग डिमांड करने लगी। मतलब ये अब फूट करो वाली राजनीति अंग्रेजों की चालू हो चुकी थी, इसी समय से सब कुछ डिवाइड करने लगे थे। तो कैबिनेट मिशन 1946 में जो आया, इसमें हुआ क्या कि द ब्रिटिशर्स जो थे, जो ब्रिटिशर्स दे हैव एक्सेप्टेड एंड मेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि एक फ्रेम कर दिया उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज के ऊपर, यानी उसको एक वोटिंग अधिकार होगा, इस तरह का उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। अब उस एक्सेप्टेंस में क्या क्या आया है भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गई, लेकिन अब उस एक्सेप्टेंस में भी तो कुछ आएगा ना। अब उस एक्सेप्टेंस का सबसे पहली चीज थी कि जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज आ रही थी वो इसमें ये थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फॉर्मेशन में कौन कौन लोग थे, उनका क्या क्या योगदान था, कैसे कैसे हुआ। ये तो हमने बता दिया आपको कि भाई 1919 से लेकर के लास्ट आपका 1957 और 56 वाला जो क्रिप्स मिशन था, यहाँ तक उसका नॉर्थ बैटन प्लान हो गया आपका, फिर इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट हो गया, फिर इसके बाद तो भाई इंडिपेंडेंट एक्ट में तो पूरा रोल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का ही था, फिर फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे भी हो गया, है कि नहीं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट था। अब इसमें देखते हैं मोटी मोटी चीजें जो कि आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये इस क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। जैसे पहला तो हमने आप लोगों को इसमें बता ही दिया था कि एक एमएन रॉय थे जिन्होंने 1934 में ही हैड रेज वॉइस फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंट that means there should be a constituent assembly for India who is going to make a constitution। ठीक, ये ओवरऑल इनका एक अलग से प्रपोजल था। तो अब दूसरा इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या आया कि जो हमने अगस्त ऑफर के बारे में बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was first accepted by the Britishers in अगस्त ऑफर, लेकिन उन्होंने ये अगस्त ऑफर कब आया था 1940 में। इन्होंने किया क्या, एक्सेप्ट तो कर लिया, उन्होंने बताया कई प्रिंसिपल्स पे एक्सेप्ट किया, लेकिन इंडियंस मानने वाले नहीं थे। फिर इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान में इसको फिर से इसको कहा कि आप लोग इसको लेके आइए। अब कैबिनेट मिशन प्लान में इन्होंने क्या किया, वो प्रॉपर्ली इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ देयर विल बी अ इलेक्शन पैटर्न फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और विच वाज इनडायरेक्ट इलेक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन इन्होंने चूज किया। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या डिमांड कर रहे थे, डायरेक्ट इलेक्शन। तो अब देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज की हाउ मेनी मेंबर्स वर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिससे कि भाई उस समय क्या था, ब्रिटिशर्स का जाने का मूड हो चुका था। तो ब्रिटिशर्स ने किया क्या, इंडिया को डिवाइड करने वाली इनकी तो पॉलिसी थी पहले से, तो इन्होंने किया क्या, इंडिया को दो कर दिया, एक ब्रिटिश इंडिया, दूसरा प्रिंसली स्टेट्स। स्टेट्स को फ्री कर दिया कि स्टेट ऑफ फ्री। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इसमें मिला करके हो गए 389। ठीक है, टोटल मेंबर्स कितने हो गए 389। अब इस टोटल मेंबर्स 389 में जो कॉन्स्टिट्यूट किसमें थे, ये इंडिया में नहीं थे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे। ठीक है, जिसमें से 296 वर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द वो जो होता है क्या कहते हैं उसे, प्रोविंशियल असेंबलीज, यानी जिसमें से
प्रोविंशियल असेंबलीज में से चुने गए कितने लोग हुए? 296 इलेक्ट हुए थे प्रोविंशियल स्टेट्स असेंबलीज से। अरे भाई, हर प्रोविंस की भी कुछ स्टेट असेंबलीज थी, वहां से 296 मेंबर्स चुने गए। तो अब इनका काम क्या था? 296 थे, ओवरऑल इतने थे, तो बाकी क्या थे? ये इलेक्ट हुए थे तो बाकी सेलेक्ट हुए हैं, सिंपल सी बात है। जो रेस्ट बचे वो सेलेक्ट हुए। ठीक है, लगभग मान के चलिए 100 का 90-100 का गैप है, तो रेस्ट वेर द इलेक्टेड मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स बाय द प्रिंसली स्टेट्स। अब इसके बाद हुआ क्या? पार्टीशन का दौर आ गया सबसे। भाई ये आपका जो एक मिनट इसको मिटा दो, एक रफ मैप है, ये इंडिया है और ये पाक है और ये इंडिया है। ये पार्टीशन वाला जो हिस्सा है, इंडिया और पाकिस्तान का भाई डिवीजन हुआ ना इसमें, तो अब इस डिवीजन का समय आ गया। तो भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी और पाकिस्तान, पहले इंडिया इतना था, अरे बांग्ला, और ऊपर से ये बांग्लादेश भी था इसमें, इंडिया में, और एक पाक 1 एंड पाक 2, ये दोनों पाकिस्तान ने कहा। बांग्लादेश से पूछा गया, भाई ये पूर्वी उस समय बंगाल था, जो अभी क्वेश्चन हमने आपके लिए करंट अफेयर्स में बताया था ना कि पश्चिम बंगाल जो है वो अपने आप को पश्चिम बंगाल के बजाय बंगाल चाहता है कि हमारा नाम चेंज कर दिया जाए और बंगाल कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि पूर्वी बंगाल तो बांग्लादेश बन गया, अब पश्चिम में तो ये रहा नहीं, यानी बंगाल के पश्चिम में था वो तो रहा नहीं, तो अब इसे बंगला कर दिया जाए, पश्चिम बंगाल क्यों किया जाए। तो अभी ये प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट ने यानी ममता दीदी ने भेजा है। अब देखिए इस पे क्या होता है, इसे नाम चेंज हो जाएगा, उड़ीसा को उड़ीसा हो गया, कहाँ क्या हो गया, जमीन का आसमान कर दिए, तो इसको चेंज करने में क्या है कि नहीं। मुगल सराय स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय कर दिया, टेम्पू वालों को बड़ी दिक्कत होती है बुलाने के लिए, तो वो तो एक भाई स्टेट और सेंट्रल का मैटर है। जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तब इसमें आएगा एरिया, और ये सब स्टेट का मैटर नहीं है। स्टेट के जिले का नाम चेंज करना वो स्टेट का मैटर है, सेंट्रल का। तो हम क्या बता रहे हैं, ये वाला कि जो पार्टीशन का समय आया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, तो हमारे पास कितने मेंबर्स थे? 389, जिसमें से 298 जो थे वो इलेक्टेड थे, बाकी नॉमिनेटेड थे। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट था कॉन्स्टिट्यूएंट। अभी इलेक्शन के टाइम पर भाई पूरे मेंबर्स इतने में से घट करके कितने हो गए? पार्टीशन के समय 299 इतने मेंबर टोटल हो गए। ठीक है ना, इतने घट करके टोटल मेंबर हो गए। तो हुआ क्या कि अब तो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, हो तो गया जो होना था, लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग भी तो होनी चाहिए, है कि नहीं? तो फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड, कब हुई थी ये पहली मीटिंग? 9 दिसंबर 1946, यानी एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 में। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीजें हैं, और कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है, मे बी इन द फॉर्म ऑफ डेट और मे बी इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन और इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट क्वेश्चन, कि वैसे UPSC is not going to ask you this question, but you have to remember this particular date
while writing the answer of mains, क्योंकि कभी कभी आपको मेंस में इस डेट का सहारा लेके कुछ एग्जांपल्स भी कोट करने रहते हैं, तो इसलिए आप इसको रखना जरूरी है। ठीक है, पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो अब ये जो 1946 को जो दिसंबर हुई थी, इसका कोई प्रेसिडेंट भी तो होगा मीटिंग का, कुछ बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाएंगे किसी को। तो उस मीटिंग का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। पहली मीटिंग अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। ये ज्यादा दिन के लिए नहीं बनाए गए थे, ही वॉज अ इंटरिम प्रेसिडेंट, जो बहुत ही कम समय के लिए बनते हैं। तो हम क्या बता रहे थे, भूल गए, एक मिनट टाइमिंग देख लें। बहुत बड़ी क्लास नहीं कर रहे हैं, ये आपके लिए एक बहुत छोटी सी क्लास है। और आज संडे को बड़ा था, इस समय शाम के समय लाइट का प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बताया कि सच्चिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसके बाद एक आए परमानेंट प्रेसिडेंट बनने के लिए, वो है हमारे यहाँ से ही, प्रयागराज से ही पढ़े लिखे और बहुत ही विद्वान इंसान, पटना के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 दिसंबर 1946 को ये जाकर के बने। दोनों की गैप का देखिएगा, एक बने इतने को, ये सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरे बने 9 दिसंबर 1946, यानी सच्चिदानंद सिन्हा जी 3 दिन के लिए बने, है कि ना। तो ये एक तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट कौन था, है ना। या सच्चिदानंद सिन्हा जी इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनका ड्यूरेशन कितने दिन का था? 8, 5, 3, 13, पंडित जगन्नाथ चंद्रकांता वाले, इस तरह पूछ सकता है क्वेश्चन। तो ये नॉर्मल है इतना भाई। ये देखिए, आप लोग जब इसको पढ़ते हैं ये याद करने की चीजें, ये फैक्ट है, बट आई एम टेलिंग यू फैक्ट अकॉर्डिंग टू पीटी। दिस क्लास कंबाइंस विद द प्रीलिम्स प्लस मेंस क्लास। तो कहाँ प्रीलिम्स के फैक्ट है वो हम बताते चलेंगे, और कहाँ मेंस के फैक्ट है वो भी हम बताते चलेंगे, क्योंकि मेंस क्वेश्चन कभी कभी पूछेगा नहीं, लेकिन अगर आपको पता है और अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हैं, आंसर उसका दे रहे हैं, तो आपको कोड या फ्रेम करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, सिचुएशन रियलाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इस पर्टिकुलर डेट के दिन ये हुआ था, तो ये वाली घटना ऐसे हो सकती है। तो ये मेजर चीजें हैं। इतना समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के दूसरे प्रेसिडेंट जो थे और परमानेंट वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सच्चिदानंद पहले थे, लेकिन वो कुछ ही समय के लिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब इसमें आता है कि 29 अगस्त 1947 को इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है। अब ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट के लिए, तो भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम था कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतने सारे मेंबर्स थे कि सब मिल करके कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कुछ ही लोगों को देना चाहिए, बाकी बैठ करके डिस्कशन और ये चीजें होती रहती हैं। तो ये काम दिया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाज द चेयरपर्सन ऑफ दिस ड्राफ्टिंग कमेटी। ये मेजर चीज है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि भाई ये लोग बनाते थे, मीटिंग होती थी, डिस्कशन होता था, ये एक्ट सही है, ये जोड़ना चाहिए, ये नहीं जोड़ना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होती थी। जब हम इसका आपका इसमें आप पढ़ोगे सब चीज, क्या क्या जुड़ा क्या क्या नहीं है, हम तो इससे बढ़िया कहेंगे कि हम तो यहाँ पढ़ा ही रहे हैं, मतलब मोटा मोटा चीजें जो एग्जाम में आने वाली है। अगर इसको और डिटेल और अच्छी तरह है तो राजसभा टीवी पर जो सोर्स है, जो इंफॉर्मेशन का सोर्स हम बता रहे हैं, ओरिजिनल सोर्स, एक
हमारा संविधान करके वीडियोस के कई सीरीज हैं, 1 से 10 या ऐसे 12 हैं। आप वो सारी सीरीज देख लेंगे तो आपको मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोसेस पूरा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वो कॉपीराइट वाला इश्यू आ जाएगा, इसलिए लेकिन आप लोग YouTube पे जा करके उसको देख सकते हैं। उससे आपको काफी समझ में आ जाएगा क्या क्या प्रोसेस था, क्या क्या कैसी कैसी मीटिंगें हुई, तो इससे काफी आप लोग को हेल्प मिल जाएगी। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कितना समय लगा इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में। वैसे ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी जाती थी, पढ़ती थी, रीडिंग करती थी, रिसर्च करती थी और उस रिसर्च को पेपर वर्क करती थी। पेपर वर्क करने के बाद फिर उसको आकर के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मीटिंग पे मीटिंग होती थी और उसको बिल जो चेंज करते थे पेपर को उस पर रखा जाता था। सब अपने अपने व्यूज देते थे। अगर कुछ अच्छा लगा तो उसको बहुमत से पास होता था, नहीं लगा तो उसमें चेंज होता था, हटा दिया जाता था। ये कई चीजें हैं। तो ओवरऑल मिला के कितना समय लगा, कितना समय? 2 साल 11 महीना 18 दिन। कितना लगा? 2 साल 11 मंथ्स 18 डेज। इतना लगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, भारत के संविधान को प्रॉपरली बिल्डअप करने में। ये तब जाकर के 26 नवंबर यानी 26 नवंबर 1949 में ये कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट कर लिया गया और इनेक्ट किया गया और इंडियंस को ये खुद अब अपने सेल्फ उनको दिया गया। कहते हैं ना कि उसमें लास्ट में जब आप प्रीएम्बल पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि वी हैव इनेक्टेड एंड अडॉप्टेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिवन टू आवरसेल्फ, है ना, इस तरह करके है। जब आप पढ़ोगे वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सो मेनी रिसोर्स टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया एंड टू सो रिसोर्सेज, पूरा दिया गया। जब पढ़ाएंगे हम तो बताएंगे इसमें। तो ये मेजर चीजें आप लोगों को समझ में आ गई, है ना। यही हम जानना चाहते थे कि इतना ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वाला काम है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें कि कैसे कैसे इतना एक्ट हुआ, प्रीएम्बल पास हुआ। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आता है, एक मिनट इसको रख पहले। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे थे इसमें जो आता है वो ये कि फेजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कितने फेज हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कितने कितने समय में ये किस किस फेज में डिवाइड की गई। तो इसका जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। 3 फेज कौन कौन से? फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। थोड़ा हमारी राइटिंग गड़बड़ है, ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाली आदत नहीं है, मैनेज कर लीजिएगा इसको। कोशिश कर रहे हैं कि बहुत जल्दी डिजिटल बोर्ड हो जाए तो ये चले, आप लोग के लिए भी आराम हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत ज्यादा लिख करके नहीं समझते हैं। प्रोजेक्टर और डिजिटल बोर्ड पे डायग्राम के थ्रू आप लोगों को पढ़ाने में ज्यादा मजा आता है। तो हम क्या बता रहे थे, भूल गए। हाँ, फेजेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस फेज वाले में पहले फेज में क्या था? पहले फेज में था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमने कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में बताया था ना, उस समय से लेकर के और 14 अगस्त 1947 तक इसने काम किया, है ना। मतलब अब कैबिनेट मिशन का फर्स्ट फेज कब से चालू होता है? मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का है, क्योंकि इसमें
कैबिनेट मिशन में इसको अप्रूव कर दिया था ना, तो इसका फर्स्ट फेज था 6 सितंबर 1946, स्टार्ट होता है 6 सितंबर 1946, ठीक है, से टू 14 अगस्त 1947। 15 अगस्त तो हमें भाई है ना 1947 में आजादी मिली थी। 14 अगस्त में पाकिस्तान को मिली थी, एक दिन पहले, तो उनको 14 को मिली, इसलिए वो 14 अगस्त मनाते हैं, हमें 15 को मिली 15 अगस्त मनाते हैं। अरे 22 को मिली होती तो 22 अगस्त मनाते हैं, है कि नहीं? 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? अरे हम 28, 29, 30 जनवरी नहीं मना सकते। 26 जनवरी को संविधान पूरी तरह से हमारा हो गया था, ऐसा कहते हैं, लेकिन वो पहले ही बन चुका था। उसकी हिस्ट्री और उसकी कहानी अलग है कि एक डेट थी, उस पे कुछ ये संविधान को बनना था, इन्होंने पहले से घोषणा कर रखी थी, बट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट दैट कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट formed, so that they have again relaunch it on 26 January। पारित हो गया संविधान हिंदी में शुद्ध वर्ड। तो हम क्या बता रहे थे, भूल गए। हाँ, फेज 1 जो आपका है इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फर्स्ट फेज 6 सितंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक था। अब इसका जो दूसरा फेज सबसे इंपॉर्टेंट था 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक था, जो हमने अभी बताया। तक क्यों? क्योंकि इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। 15 अगस्त से लेकर के इतना लंबा समय संविधान को बनाने में, आजादी मिल गई 15 अगस्त को, लेकिन इसको भाई बनाने में तो समय लगेगा, तो इसलिए 15 अगस्त से लेकर के 26 नवंबर 19 ये इसका सेकंड फेज माना जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब इम्पोर्टेंट थर्ड फेज क्या था? थर्ड फेज जो था पार्लियामेंट, भाई कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, पार्लियामेंट बन गई, तो अब इसका आया 27 नवंबर 19, जो थर्ड फेज था वो था 27 नवंबर 1947 से लेकर के 49 से लेकर के कब इलेक्शन कब हुए? भाई प्राइम मिनिस्टर तो बन चुके थे, ये प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये है, लेकिन प्रॉपरली गवर्नमेंट की फंक्शनिंग करने में, सब कुछ करने में टाइम लगेगा कि नहीं? तो इसलिए इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पूरी तरह काम जो था इसमें जो खत्म हुआ था वो था मार्च में 1952 तक चला था। 1952 यानी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट तक चला था। ये इसका इंपॉर्टेंट था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है ना? अब अदर फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी तो होगा कुछ। अरे भैया यही तो नहीं आया था, इसके अलावा भी तो कुछ चीजें थी, है कि नहीं? सिर्फ यही था, इतना नहीं ना? तो इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? जैसे अरे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही अडॉप्ट थोड़ी ना किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कई चीजें अडॉप्ट कर रखी थी। वो पहली चीज थी कि नेशनल फ्लैग कमेटी बनी हुई थी,
जो कि नेशनल फ्लैग के लिए थी। अगेन कब बनी थी ये भी तो इम्पोर्टेंट है, वो भी जानो। सिंपल है, 22 जुलाई 1947 को इन्होंने नेशनल फ्लैग कमेटी बना दी थी। ठीक, फ्लैग के लिए। फिर राजेंद्र प्रसाद was first became a first president 24 जनवरी 1950 को। अब इसके बाद कल हम आप लोगों को पढ़ाएंगे कितनी कमेटियां बनी, कितने अलग अलग प्रेसिडेंट ड्राफ्टिंग कमेटी और जितनी कमेटियां सबके अलग अलग प्रेसिडेंट। अब उसके बाद फिर पहली बार कौन कौन क्या बना। फिर सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चीजें कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो 12 शेड्यूल हैं वो क्या है वो भी जानना जरूरी है कि नहीं। और फिर हम शुरुआत करेंगे मतलब सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कहाँ से लिया गया है, और उसके बाद फिर आर्टिकल्स पे हम मूव ऑन करेंगे धीरे धीरे। तो आज की क्लास हमारी जो है वो इतने पे ही रहेगी। और आप लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है कि खासतौर से हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए करंट जो क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा 100 दिनों का, उसमें इकोनॉमिक्स की क्लास आप लोगों की शुरू होने जा रही है। बट दैट क्लास विल बी नॉट इन इंग्लिश। आप इंग्लिश मीडियम वाली अलग से चालू होगी। ये क्लास ज्यादा नहीं, बहुत छोटी सी रहेगी क्योंकि क्रैश कोर्स है, हिंदी में रहेगी। 7 बजे से कल से चालू होगी। तो अगर आप लोगों को लगे तो आप लोग लाइव आ सकते हैं, टीचमेंट पे चलेगा और यूट्यूब पे में भी चालू हो। ओके, आज की क्लास यहीं समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय भारत।